हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का महा मैराथन क्लास। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आपका सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चाहे आपका सीजी टेट हो चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, दोनों एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी पैटर्न में मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वाले इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मैराथन, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहो तो इसको मॉक टेस्ट के रूप में भी दिला भी सकते हो। फिर वीडियो के लास्ट में आपका टोटल कितना नंबर आया, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, आपका ऑप्शन है 28, 30, 33 एवं 36। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आज हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यह ना तो एकदम ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ना ही एकदम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल मॉडरेट लेवल का मैं आपके लिए क्वेश्चन छाट करके लाया हूँ, क्योंकि यह मैराथन आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो बिल्कुल इसको ध्यान से बनाइएगा। इसी के साथ अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को बीच में रोक करके इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, जनरली हम इसको हम कैसे बनाते हैं। माना 7 क्रमागत संख्या, एक क्रमागत संख्या x है, दूसरा हम ले लेते हैं x + 1, तीसरा हम ले लेते हैं x + 2। इसी प्रकार से हम ये 7 क्रमागत संख्या लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन सभी का योग करते हैं। ठीक है, इन सभी का योग करते हैं, फिर इसका औसत हमें दिया गया होता है। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए, हमें एग्ज़ाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, खास करके मैथ्स पार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना होता है। तो देखिए दोस्तों, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तो आपका बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से ही बनता है। ठीक है, अभी आगे आएगा, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से बनते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट ट्रिक से बनता है। ठीक है, और कई क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या दिया है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो। ठीक है, देखिए हमने औसत वाले चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। जो भी औसत दिया रहता है, जो भी औसत दिया है, देखिए इसमें 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, वो हमें दिया दोस्तों 33। जो भी औसत दिया रहता है वो उन सभी संख्याओं के बीच का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये 33 क्या होगा दोस्तों, ये होगा इन सभी संख्याओं के बीच का वैल्यू। ठीक है, ये 33 होगा। टोटल 7 जो क्रमागत संख्या है, उन सभी सातों संख्याओं के बीच का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो जाएगा 33, ये तो हमारा होगा बीच का वैल्यू। अब 33 के बाद देखिए, क्योंकि इसमें 7 क्रमागत संख्या बोला है, ये तो हो गया दोस्तों बीच का वैल्यू। इसके बाद कोई 3 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 3 संख्या आएगा। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस 33 के बाद कोई 3 संख्या आएगा और 33 के पहले कोई 3 संख्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, 7 क्रमागत संख्या। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमें सम संख्या करके दे दिया रहता है, कभी कभी हमें विषम संख्या करके दे दिया रहता है। ठीक है, तो अगर सम संख्या दिया रहेगा तो इसके बाद हम जो भी संख्या देखेंगे उसको हम सिर्फ और सिर्फ सम संख्या देखेंगे। अगर हमें विषम संख्या दिया रहेगा तो इसके बाद या फिर पहले हम जो भी संख्या देंगे वो सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या देखेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें क्रमागत संख्या बोला है, आपका सम और विषम नहीं बोला है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या में सभी संख्या आ जाता है। तो देखिए 33 के बाद जस्ट क्रमागत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 34, 34 के बाद हो जाएगा आपका 35, 35 के बाद हो जाएगा आपका 36। ठीक इसी प्रकार 33 से पहले क्रमागत संख्या क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, 32 से पहले हो जाएगा दोस्तों आपका 31, 31 से पहले हो जाएगा आपका 30। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें 7 क्रमागत संख्या मिल गया। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहला आपका 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब इनमें से आपको जो भी पूछा रहेगा क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो 36 है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका सबसे बड़ी संख्या।
ठीक इसी प्रकार अगर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यह है हमारा 30। ठीक है, 30 क्या हो जाएगी दोस्तों हमारा, ये हो जाएगी हमारा सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा 36 सबसे बड़ी संख्या। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर आपको क्रमागत संख्या पूछा रहा है, सम संख्या पूछा रहा है या फिर विषम संख्या पूछा रहा है। देखिए दोस्तों, आज हम जो भी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसका आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सीखना है, तो उसके लिए मैंने आपको सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती का मैथ्स क्लास का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। वहाँ से आप जा कर के सिलेबस वाइज मैथ्स की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से कर सकते हो। क्योंकि यह आपका मैराथन के साथ साथ मॉक टेस्ट है, तो इसको हम एकदम डिटेल में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक का यूज होगा उसको हम डायरेक्ट ट्रिक लगा करके बनाते चलेंगे, नहीं तो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ए बी तथा सी का अनुपात 3:4:5 है और तीनों का योग 14,400 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को रोक करके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया क्या है कि ए बी तथा सी का अनुपात, ठीक है, ए बी तथा सी का अनुपात हमें क्या दिया दोस्तों, यह हमें दिया है 3:4:5। ठीक है, ए बी और सी का अनुपात हमें कितना कितना दिया है, 3:4:5। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिया है इन तीनों का अनुपात। ठीक है, ये 3:4:5 ये आपका ए बी और सी तीनों का अनुपात है। अगर मैं इसके अनुपातों का योग निकालूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 4 3 7 और ये 7 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। ये आ गया तीनों के अनुपातों का योग। अब उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों, तीनों का योग। ठीक है, ए बी तथा सी का योग कितना दिया है दोस्तों, ये हमें दिया है 14,400। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, तीनों का अनुपात हमें दिया 3:4:5। तीनों के अनुपातों का योग मैंने निकाल लिया 12। ठीक है, और इन तीनों का योग पहले से क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ये हमें दिया 14,400। अगर मैं एक संख्या का अनुपात निकालूं तो ये किस प्रकार से निकलेगा, तो ये 14,400 में अगर मैं 12 को भाग कर देता हूँ तो ये हमारा निकल जाएगा दोस्तों। देखिए अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये कितना बार से कटेगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 12 एकम 12। ये भी ये आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 12 बार में। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 बार 0। मतलब एक संख्या का अनुपात कितना निकल के आ गया दोस्तों, आपका ये निकल गया आपका 1200। ठीक है, ये निकल गया आपका एक संख्या का अनुपात। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको किसका हिस्सा पूछा है। देखिए क्वेश्चन में आपको किसका हिस्सा पूछा है, आपको पूछा है दोस्तों बी का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, आपका बी का हिस्सा। अब देखिए जिसका भी आपको हिस्सा पूछा रहेगा उसके रेशियो से जो हमारा एक संख्या का अनुपात निकला रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए बी का रेशियो क्या है दोस्तों, बी का रेशियो है आपका 4। यहाँ पर मैं कर दूंगा 4 गुणित 1200। ठीक है, मैं यहाँ पर कर दूंगा 4 गुणित 1200। इसको गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, 12 चौक ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 48। ये हो जाएगा 12 चौक 4800। ये आ गया दोस्तों बी का हिस्सा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखिए किसमें दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ए का हिस्सा पूछ दिया जाता, ठीक है, अगर हमें ए का हिस्सा पूछ दिया जाता तब के कंडीशन में देखिए ए का अनुपात कितना है, यहाँ पास है ए का अनुपात 3। ठीक है, ए का अनुपात है 3, तो मैं कर दूंगा दोस्तों 3 गुणित 1200। ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा 12 3 36, ये आ गया दोस्तों आपका 12 3 36। ये हो गया आपका ए का हिस्सा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको सी का हिस्सा पूछ दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पर हम सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो देखिए सी का रेशियो क्या है दोस्तों, ये है आपका 5। ठीक है, गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1200। ये हो गया आपका 1200, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 12 पंछे 60। ये कितना हो जाएगा आपका 12 पंछे 60। ये आपका आ जाएगा दोस्तों सी का हिस्सा। तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है, तो सबसे छोटी कोण ज्ञात करें। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, बिल्कुल उसी बेस पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो फिर चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका खास करके वर्ग 2 वालों के लिए तो बनना ही चाहिए।
क्योंकि उनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा वर्ग 3 से थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। तो वर्ग 2 वाले से तो बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन 2 के जैसा है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन 2 के जैसे देखिए क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। देखिए एक आपका ये चतुर्भुज है, मान लीजिए इस प्रकार से। अब इसके चारों कोणों का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 2:4:6:8, ठीक है। यहाँ पर ये चारों कोणों का अनुपात हमें दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं करता हूँ उनके अनुपातों का योग, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10, 10 और ये 6 16, 16 और ये 4 कितना आ गया दोस्तों 20, ठीक है। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए हमें टोटल दिया है, क्या टोटल वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन इसका टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इसमें क्या दिया है, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है हमारा 360 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चारों अनुपातों का योग हमारे पास कितना आ गया, 20, टोटल आ गया 20, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 360 अंश। तो यहाँ से अगर मैं 360 भागित अगर मैं 20 कर दूँ, तो यहाँ से ये देखिए कितने बार में जाएगा, ये 0 से 0, 2 1 2, और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये आपका कटेगा 18 बार में। ये आपका निकल गया दोस्तों एक अनुपात का मान। अब देखिए इसमें क्या चीज़ पूछा है, सबसे छोटी कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी कोण का रेशियो क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। सबसे छोटी कोण का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2। तो यहाँ से अगर मैं गुणा कर दूँ, यहाँ से देखिए सबसे छोटी कोण का रेशियो क्या है 2, तो 2 गुणित 18 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 दूने 36, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, आपका अंश में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाता कि सबसे बड़ी कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा देखिए हम किससे गुणा करते हैं, हम करते हैं दोस्तों 8 गुणित 18, जो भी वैल्यू आता है वो हमारा हो जाता है दोस्तों सबसे बड़े वाले कोण का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। तो फिर इसका राइट आंसर हमें कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमने मैथ्स का और साइंस का महामैराथन क्लास ऑलरेडी और कंप्लीट करा दिया है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर के तैयारी कर सकते हो। उसमें भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपका सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी कहने का मतलब दोस्तों, ए और बी एक साथ मिल करके उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी एक साथ मिल करके उस काम को कर रहे हैं, और उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक उसी प्रकार बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। काम तो हमारा सेम रहेगा, और देखिए उस काम को बी और सी मिल करके कर रहे हैं, उस काम को दोस्तों बी और सी मिल करके कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए और क्या दिया है, तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, तीनों अगर मिल गए तो उस काम को करने में कितने दिन लग जाते हैं, ये हमारा लग जाएगा दोस्तों 12 दिन। तो यहाँ पर देखिए कभी भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सभी का टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, और टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं दोस्तों एलसीएम। तो आपका 16, 24 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 48, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिससे बहुत ही फास्ट तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको समझने में कठिनाई होती है। तो मुझे सभी बच्चों को लेकर के चलना है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि हमारे सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इन सभी का कॉमन क्या निकल गया, आपका 48। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक दिन का कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं दोस्तों एक दिन का, मतलब ए और बी जो है एक दिन काम करेंगे, तो इन दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए 48 में अगर मैं 16 को भाग कर दूँ तो ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका
3 बार में, 16 तिया 48। ठीक उसी प्रकार बी और सी का एक दिन का कैपेसिटी निकालो तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 2 बार में। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 24 दूने 48। ठीक उसी प्रकार ए बी और सी तीनों का अगर मैं एक दिन का कैपेसिटी निकालूं तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 12 चौक 48। ठीक है, ये निकल गया आपका ए और बी का एक दिन का कैपेसिटी 3, बी और सी का एक दिन का कैपेसिटी 2, ए बी और सी का एक दिन का कैपेसिटी 4। ठीक है, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, यहाँ तक को अगर आपको कभी भी कार्य और समय से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ तक तो आपको सभी प्रश्न में करना ही करना है। इसके बाद हमारा असली काम चालू होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से देखिए तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये जो ए है और ये सी है, ये दोनों अगर मिल करके काम करेंगे तो ये जो टोटल काम है इसको करने में कितना दिन लगेगा ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें ए और सी का अगर हमें दोनों का कैपेसिटी निकालना है तो पहले हमें ए का और सी का दोनों का अलग अलग कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी से अगर मैं a प्लस बी को माइनस कर दूं तो यहाँ से देखिए a प्लस बी, यहाँ से a, यहाँ से a, ये वाला b आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपके पास कितना बच जाएगा दोस्तों, आपके पास बच जाएगा केवल और केवल c। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका कैपेसिटी a प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी क्या है 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों इसका कैपेसिटी 4, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका a प्लस बी का कैपेसिटी 3। ठीक है, चूँकि इसके हमने राइट साइड को माइनस किया है तो इसके हमें इसके लेफ्ट साइड को भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास c का कैपेसिटी क्या निकल के आ गया दोस्तों, c का कैपेसिटी आपका 4 माइनस 3, मतलब ये कितना निकल गया आपका 1। ठीक है, c का कैपेसिटी आपका कितना निकल गया 1। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं b का कैपेसिटी निकालूँ, बी नहीं ए का, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी में अगर मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूँ तो हमारे पास केवल और केवल ए का कैपेसिटी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में अगर मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूँ तो हमारे पास केवल और केवल ए का कैपेसिटी बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए का कैपेसिटी कैसे बच जाएगा, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 4, माइनस बी प्लस सी का मान क्या है दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कैपेसिटी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास 4 माइनस 2, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2। अब देखिए ये यहाँ से हमें सी का भी कैपेसिटी मिल गया 1, ए का भी कैपेसिटी मिल गया 2, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है ए और सी को मिला दिया जाए। ठीक है, अगर मैं ए और सी को अगर मैं मिला दूँ तो इन दोनों का टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ। ठीक है, ए प्लस सी को अगर मैं मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, ए प्लस सी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3। टोटल कैपेसिटी हमारे पास कितना है 48। ठीक है, हमें निकालना है ए प्लस सी का कैपेसिटी, तो ए प्लस सी का कैपेसिटी कितना है दोस्तों आपका 3। तो 48 भागित अगर मैं 3 कर दूं तो ये कितना बार में जाएगा, देखिए 3 एकम 3, ये भी आपका दोस्तों 3 एकम 3, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, मतलब 16 तिया 48। मतलब कितना दिन लग जाएंगे दोस्तों, उसी काम को अगर ए और सी करते हैं तो उनको लग जाएंगे दोस्तों आपका 16 दिन। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए किस में दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है कि कोई व्यक्ति ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने आपको बताया था। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ट्रिक से देखिए क्या दिया है कि कोई व्यक्ति ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है। ठीक है, देखिए एक साइड मैं लिख लेता हूँ रुपये, ठीक है, एक साइड मैं लिख लेता हूँ दोस्तों आपका सेब, क्योंकि हमें यहाँ पर सेब दिया गया है। ठीक है, अगर आपको संतरा अंगूर जो भी दिया रहता है उसको आप यहाँ पास लिखते। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है, ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर से क्या बोल रहा है और कि ₹3 में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, ₹3 में 5 की दर से क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये बेच रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये ₹3 में 5 की दर से बेच रहा है, ₹2 में 15 की दर से खरीद रहा है। तो यहाँ पर और क्या पूछ रहा है, अगर वो इस प्रकार से लेन देन करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 को 15 से गुणा कर दूँ, ठीक है, यहाँ से हमें करना है दोस्तों इसका तिर्यक गुणा, एक प्रकार से समझिएगा, इसको हम करेंगे तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणित 15, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15 तिया 45।
ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 5, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया आपका 45 माइनस 10, बटे में क्या होगा दोस्तों, जो आपका बेच रहा है या फिर हमने जिसको सेकंड टाइम में गुणा किया, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो 10 आया, इसी को हम कर देंगे दोस्तों बटे में, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा में 100, चूँकि हमें निकालना है प्रतिशत में, इसीलिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा में 100, ठीक है। इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। देखिए इसके बाद इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, 45 में से अगर मैं 10 को माइनस करूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 35, ये हमारा आ गया 35, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35 बटे 10, और ये गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 100। यहाँ से ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 35 गुणित 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 गुणित 10 करने पर ये हमारा आ जाएगा 350, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 350, क्योंकि ये हमारा किस में है, यहाँ पर हमने गुणा में 100 किया था, तो ये 350 किस में आ जाएगा दोस्तों आपका प्रतिशत में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप चाहो तो लाभ हानि वाला हमारा चैप्टर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे ट्रिक से, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घन आपको पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, सभी से बनना चाहिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या दिया है कि 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमा वाले एक घन आपको पिघलाया जाता है, ठीक है। देखिए कभी भी अगर हमें घन को बोल दिया जाए या फिर घनाभ को बोल दिया जाए, उसको अगर हमें पिघला के उसके शेप एंड साइज में अगर हमें चेंजेस करना है तो सबसे ज़्यादा उसमें परिवर्तन किस में आएगा दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ किस में कंपेरिजन करेंगे, हम करेंगे उसके वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम से ही कंपेरिजन क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको क्षेत्रफल वाले क्षेत्रमिति वाले में चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो कभी भी अगर आपके घन को पिघलाया जाए या फिर घनाभ को पिघलाया जाए, इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि घन को पिघला रहे हैं या फिर घनाभ को पिघला रहे हैं, तो उसका हम कंपैरिजन किस में करेंगे दोस्तों, हम करेंगे उसके वॉल्यूम में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका, ये घनाभ को पिघला रहा है, ठीक है। मतलब ये घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए घनाभ का आयतन, ठीक है, या फिर वॉल्यूम, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, ये होता है आपका दोस्तों L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। देखिए आपका क्षेत्रमिति वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका घनाभ का आयतन, और देखिए उसी प्रकार आपका घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन या फिर घन का वॉल्यूम, ये होता है आपका A³, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ का हमें डाटा दिया गया है, क्या क्या दिया है आपका, 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर मैं डाटा को रखूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24 गुणित 9 गुणित 8, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया घनाभ का आयतन, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका घन का आयतन। देखिए घनाभ का जो भी आयतन रहेगा, ठीक है, उसके टोटल आयतन से अगर मैं घन के आयतन को अगर मैं भाग कर दूं तो टोटल कितने घन बनेंगे ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब नए घनों की संख्या, यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नए घनों की संख्या, नए घनों की संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए घनाभ का आयतन अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका घन का आयतन, ये हो जाएगा आपका घन का आयतन, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका नए घनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन क्या हो गया आपका 24 गुणित 9 गुणित 8, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों आपका घन का डाटा क्या दिया है आपका 3 सेंटीमीटर भुजा, और घन का आयतन क्या होता है दोस्तों आपका भुजा का क्यूब, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3 गुणित 3, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 3 9, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 3 एकम 3, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से ये नए घनों की संख्या कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 8 अट्ठे 64। ये कितना निकल के आ गया दोस्तों आपका 8 अट्ठे 64। मतलब
24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमा वाले अगर हम एक घनाभ को पिघलाते हैं और उस घनाभ को पिघला करके हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाते हैं, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऐसे टोटल आपका 64 घन बनाए जा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी ट्रिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो फिर आप प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का और इसका आंसर हमें कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और दूसरों को भी शेयर करते चलिएगा, खास करके उन बच्चों को जो कोई कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर जो कोई कोर्स नहीं खरीद पाते। ठीक है, खास करके उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। वो भी हमारे जो भी भाई बहन होंगे वो भी आपका CG टेट निकाल सकें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको कैसे बताया था, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए एक बल्लेबाज 19वीं पारी में, ठीक है, एक बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, मतलब 19वीं पारी से पहले वो 18वीं पारी तक पूरा का पूरा खेल चुका है। ठीक है, 19वीं पारी में ही उसका जो भी क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, जो भी कहानी है वो आपका 19वीं पारी में है। 19वीं पारी से पहले वो टोटल 18 पारी तक खेल चुका है। ठीक है, जितना पारी पूछा रहेगा उससे एक कम। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गुणा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछा है कि उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका औसत जो भी कम होगा या फिर बढ़ेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा में 2। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों 19वीं पारी में बोल रहा है कि वो 78 रन बनाता है। ठीक है, मतलब जितना भी पारी दिया रहेगा उसमें वो जो भी रन बनाएगा उसको हम कर देंगे यहाँ पास या तो प्लस या फिर माइनस। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसको अगर आप समझ गए तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए इसको हम एक बार और समझते हैं। क्या दिया है कि एक बल्लेबाज है वो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जितना पारी दिया रहेगा हम करेंगे उससे एक कम। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें और क्या दिया है कि उसका औसत रन संख्या या तो कुछ कम होगा या तो कुछ ज़्यादा होगा, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आते रहेगा जितना भी, उसको हम कर देंगे दोस्तों गुणा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये प्लस कब रहेगा दोस्तों, प्लस का कंडीशन कब रहेगा कि औसत रन संख्या में अगर टोटल में कमी आ जाए। ठीक है, टोटल में अगर कमी आ जाए तब की कंडीशन में हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कमी आने पर। ठीक उसी प्रकार माइनस कब लेना है दोस्तों, ये लेना है आपका वृद्धि आने पर। देखिए इसको हमें उल्टा लेना है, कमी आने पर प्लस लेना है और ये वृद्धि आने पर माइनस में लेना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए आपके बल्लेबाज वाला क्रिकेट से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 गुणित 2। उसके बाद देखिए इसमें हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। तो औसत रन संख्या अगर 2 कम हो रहा है तो उसमें हम क्या लेंगे दोस्तों, कमी में हम क्या लेंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो गया दोस्तों आपका 78। मतलब अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 दूने 36, ये हो जाएगा दोस्तों 18 दूने 36 धन ये हो जाएगा आपका 78 और 36 और 78 को जोड़ने पर ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा दोस्तों आपका 114। ठीक है, ये हमें मिलेगा 114 और यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि आपका किस में दिया गया है, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट है तो इसमें हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया दोस्तों कि 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन है 6, 10, 12 और 16। तो फिर प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके इसको बनाने का। इसका राइट आंसर ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी से बनना चाहिए, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का भाग विधि मेथड मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपने हमारा प्रॉपर क्लास देखा हुआ है, सभी क्लास देखा हुआ है, तो आपसे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनने चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है इसको हम समझते हैं। देखिए कि 6072 को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। ये अभी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए? तो देखिए दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से बनाते हैं। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से मत बनाइएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है। देखिए इसका हम निकालते हैं पहले भाग विधि, ठीक है। भाग विधि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि किस प्रकार से भाग विधि निकाला जाता है। तो देखिए भाग विधि में सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें हम करते हैं राइट साइड से दो दो का पेयर, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया एक पेयर, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पेयर, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, आपका 60 जो है किसके वर्ग के आसपास आता है? तो यहाँ पर देखिए 7 सते 49 और 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हमारा ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये कितने बार में आ गया दोस्तों, आपका 7 सते 49, ये आ गया दोस्तों आपका 7 सते 49। अब देखिए इसके लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है दोस्तों, जितने बार में ये भाग जाया रहता है हम उसी को यहाँ पर ला करके जोड़ देते हैं। तो ये 7 और 7 को जोड़ देने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। ये होता है आपका भाग विधि से निकालने का भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। अब यहाँ से देखिए 60 में से अगर मैं 49 को माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा आपका 11। उसके बाद हमारा अगला काम क्या रहता है, हम करते हैं इसको जो भी पेयर में संख्या रहता है उसको हम नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेयर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 72, तो यहाँ पर 72 को मैंने नीचे उतार दिया। तो ये अब आपका कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 1172। अब यहाँ पर देखिए 14 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ जिसका उसी के साथ गुणा करने पर ये हमारा या तो 1172 या फिर इसके आसपास संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके सामने अगर मैं 8 लिखता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं अगर 8 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 148 गुणित 8 करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64 की 4, ये हमारा बचा 6, ये हो जाएगा दोस्तों 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 की 8 बचा 3, ये हो जाएगा दोस्तों 8 एकम 8, और ये 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 9 10 ये 11, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 148 अट्ठे कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 1184, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 1184। अब देखिए 1184 ये 1172 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 1184 1172 से है, ये है हमारा 12 ज़्यादा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 ज़्यादा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 6072 में अगर 12 जोड़ दिया जाए, 6072 में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो जो भी संख्या आएगा वो हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग, ठीक है। किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा हमारा, ये 78 का, ठीक है। अगर 6072 में अगर मैं 12 को जोड़ दूं तो जो भी संख्या होगा दोस्तों वो होगा आपका 78 का पूर्ण वर्ग, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इसमें आपका 2 कंडीशन पूछा जाता है। ये इसमें देखिए क्या दिया है कि न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूनतम कितना संख्या घटाया जाए, ठीक है। तो अगर घटाया जाए करके पूछा रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर ये टोटल वैल्यू से कम आएगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस करके बना सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 12। ये हमें किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। तो ये होता है दोस्तों आपका भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। इसी के साथ देखिए आपका ये वर्ग निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका, ठीक है। ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका, यहाँ तक कि टेबल को याद करने का तरीका, ठीक है। चाहे आप चाहो तो 2 से लेके 99 तक आपको टेबल को याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है। इन सभी का ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है आज का। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन है 72/5, 5/72, 14/3 या फिर 6/5, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट कीजिए, सभी से बनने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका वर्ग 3 में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सीजी टेट हो या फिर आपका शिक्षक भर्ती हो, ठीक है।
और देखिए दोस्तों, अभी कई सारे बच्चे जो है एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है सीजी टेट का, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपका 110% एडमिट कार्ड आएगा। तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइए, बस आप पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले देखिए, अगर आपको कभी भी दशमलव वाले संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे दोस्तों भिन्न के रूप में। ठीक है, या तो हम दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों भिन्न के रूप में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 0.36। अब 0.36 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 36 बटे में, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दशमलव की जगह में 1, उसके बाद जितना संख्या रहता है उतने बार हम क्या कर देते हैं दोस्तों 0, मतलब 0.36 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 36/100। ठीक उसी प्रकार 1.2 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 12/10। ठीक इसी प्रकार 4.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 48/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अगर कटेगा उसको मैं कटा देता हूँ। यहाँ से देखिए कितने बार में कटेगा, ये आपका देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो अगर 2 से कटाऊँ तो 50 बार में। ठीक उसी प्रकार ये 2 या 18 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 25 बार में, मतलब 36/100। 36/100 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका 9/25। ठीक है, हमें सरलतम रूप में ही लाना है। अब उसके बाद देखिए 12/10 को अगर मैं कटा दूँ तो ये कितने बार में जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 पंछे 10। ठीक इसी प्रकार से 48/10 को अगर मैं कटा दूं तो ये भी आपका कितने बार में जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 दूने 4, ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो गया आपका 24, नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 पंछे 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी पहले हमने दशमलव को हटाकर उसको हमने भिन्न के रूप में लाया, भिन्न को हमने सरल किया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमें मिल गया दोस्तों भिन्न के रूप में। ठीक है, अब हमें निकालना है यही जो भिन्न मिला हमें 9/25, 6/5, 24/5। अब हमें इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं दोस्तों, भिन्नों का लघुत्तम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम, ठीक है, या फिर लघुत्तम समापवर्त्य, ये हम कैसे निकालेंगे। तो कभी भी अगर आपको भिन्नों का एलसीएम पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखिए भिन्नों का एलसीएम, अब भिन्न में क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका अंश। ठीक है, ऊपर वाले को बोला जाता है दोस्तों आपका अंश, नीचे वाले को बोला जाता है आपका हर। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, नीचे वाले को बोला जाता है दोस्तों हर। अब देखिए भिन्नों का एलसीएम, ठीक है, अगर हमें एलसीएम पूछा जाए तो हम निकालेंगे दोस्तों अंश का एलसीएम। ठीक है, हम निकालेंगे अंश का एलसीएम, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम अंश का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हर का उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हर का एचसीएफ। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हर का एचसीएफ। ये हो गया दोस्तों आपका भिन्नों का एलसीएम निकालने का सूत्र। इसी प्रकार से अगर आपको पूछ दिया जाए कि भिन्नों का एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए एक होता है दोस्तों आपका अंश, ठीक है, एक होता है आपका अंश और एक हो जाता है आपका हर। ठीक है, एक होता है आपका हर, बिल्कुल आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका अंश, एक होता है आपका हर। अब देखिए जो चीज़ हमें पूछा रहेगा, देखिए हमें क्या पूछा है दोस्तों, भिन्नों का एचसीएफ, तो जो चीज़ पूछा रहेगा वही चीज़ हम निकालते हैं दोस्तों अंश का। तो इसमें हमें पूछा है भिन्नों का एचसीएफ, तो हम निकालेंगे दोस्तों अंश का एचसीएफ। ठीक है, और हर का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर का हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, मतलब हमें निकालना होगा दोस्तों हर का एलसीएम। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए भिन्नों का एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमें क्या पूछा है कि इसमें हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त, मतलब हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें पॉइंट में दिया है इसको हमने ला लिया भिन्न के रूप में। अब ये हो गया दोस्तों आपका भिन्न के रूप में, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, चूंकि हमें एलसीएम पूछा है, मतलब ये जो भिन्न है इसका हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंश का एलसीएम। ठीक है, अंश का एलसीएम, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर मैं 9, 6 और 24 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों,
तो इन तीनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका देखिए 24 की अगर मैं 72 लेता हूँ तो ये 72 जो है 9 के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है, आपका 9 8 72, और ये 12 छक्का 72, ये आपका 6 के पहाड़े में भी आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 72, ठीक है। चूँकि हमने ऊपर का एलसीएम निकाला है तो नीचे का हमें निकालना होगा एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर का एचसीएफ, तो यहाँ पर अगर 25, 5 और 5 का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो यहाँ से 25, 5 और 5 में क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 कॉमन, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यह आपका क्या आ गया दोस्तों, आपका 72/5, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसी एक प्रश्न की हेल्प से हम कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बस आप इन सभी फार्मूला को, जो भी आज के इस क्लास में मैं आपको जो भी कंसेप्ट बताऊंगा, जो भी ट्रिक बताऊंगा, चाहे जो भी फार्मूला बताऊंगा, इन सभी फार्मूला को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप कई सारे प्रश्न बना सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका भिन्नों का एलसीएम, ये हो गया आपका भिन्नों का एचसीएफ। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फिर प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट भी कीजिए। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को दूसरों को भी शेयर करते जाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी, इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी का अगर मैं औसत निकालूँ तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग, मतलब ए धन बी बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब यहाँ पर ये कितना प्रेक्षण है, यहाँ पर है हमारे ये 2, ठीक है। मतलब ए और बी का अगर मैं औसत निकालूँ तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बटे में 2, ठीक है। और देखिए इसका औसत मान लीजिए कुछ भी दिया है, मान लीजिए यहाँ पास 5 दिया है, तो यहाँ पास ए प्लस बी मतलब ए और बी का योग, ठीक है। याद रखिएगा औसत और योग अलग अलग होता है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका ए धन बी बटे 2, ये होता है दोस्तों आपका औसत, ठीक है। अगर a प्लस बी अगर खाली बोलूँ तो ये होता है आपका योग, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं a और b का योग निकालूँ तो ये किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका 2 गुणित 5, 2 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 दूने 10, ठीक है। ये होता है आपका योग, ठीक है, ये होता है आपका औसत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको हिंट समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन को भी समझ सकते हो। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन में कि देखिए क्या दिया दोस्तों कि दो संख्याएं a तथा b का औसत है, ठीक है, ए तथा बी का औसत। देखिए यहाँ पर ए और बी का अगर औसत है, यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका योग निकालने के लिए यहाँ पर ये बटे में 2 है, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों इसके साथ गुणा, ठीक है। मतलब ए और बी का योग क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ए और बी का योग मतलब ए धन बी बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए धन बी के बटे में 2 होता, बराबर में 20 होता, मतलब यहाँ पर ये 2 और 20 का गुणा होता, मतलब ये हमारा डायरेक्ट एक स्टेप अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक उसी प्रकार b तथा c का योग, मतलब b तथा c का औसत अगर 19 दिया गया है तो b तथा c का योग अगर मैं निकालूं तो ये हमारा किस प्रकार से निकल जाएगा दोस्तों, 19 गुणित 2, मतलब 19 2 ने ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 38। ठीक इसी प्रकार c तथा a का औसत, ठीक है, ये हमें दिया है दोस्तों 21, मतलब c तथा a का अगर मैं योग निकालूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 दूने 42, ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 दूने 42, ठीक है। ये हमारा निकल गया a और b का योग, ये हमारा निकल गया b और c का योग, ये हमारा निकल गया दोस्तों c तथा a का योग। अब यहाँ से देखिए हमें क्या पूछा है दोस्तों, a का मान पूछा है, ठीक है, यहाँ से हमें a का मान पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए हम सभी का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके मैं लेफ़्ट साइड को जोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब इन सभी को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, a धन b, ठीक है, धन में ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, b धन c, धन ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा c धन a। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड को जोड़ रहा हूँ तो हमें इसके राइट साइड को भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, 40 धन 38 धन 42, ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका 40 धन 38 धन 42। अब यहाँ पर देखिए a आपका 2 बार आ रहा है, b भी आपका 2 बार आ रहा है, c भी आपका 2 बार आ रहा है, मतलब 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारा किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, a धन
बी धन सी बराबर में ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 40 40 40 80 हो गया, ठीक है 80 और ये हमारा 40 कितना हो गया दोस्तों 120, ये हमारा आ गया दोस्तों 120। अगर इसको मैं कटा दूँ, ठीक है, अगर इसको मैं कटा दूँ तो ये हमारा देखिए दो एक बार में कटेगा, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों हमारे 2 छक्के 12 और ये 0, मतलब ए धन बी धन सी, ठीक है, ए धन बी धन सी का वैल्यू हमारा कितना मिल गया दोस्तों, ये हमें मिल गया 60। ए धन बी धन सी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 60। अब ये वैल्यू अगर आपको मिल गया, अब उसके बाद देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए ए धन बी धन सी का वैल्यू हमें मिल गया, ये हमें कितना मिला दोस्तों 60, ठीक है, ए धन बी धन सी का वैल्यू हमें मिल गया 60। अब इसमें हमें क्या पूछा है, ए का मान कितना होगा, ठीक है, ए का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों बी धन सी का मान हमें दिया गया है 38, ठीक है, अगर यहाँ से मैं ये बी धन सी के जगह में अगर मैं 38 रख दूँ, ठीक है, बी धन सी के जगह में अगर मैं 38 रख दूं तो मुझे मिल जाएगा ए का मान। तो यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन में अगर मैं रखूं ए धन बी धन सी का मान क्या है दोस्तों 38, बी धन सी का मान क्या है 38, बराबर में इन सभी का योग कितना था दोस्तों 60, ठीक है, यहाँ पर हमने बी और सी का मान रख दिया। तो यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा आपका 60 माइनस 38, 38 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 38, और 60 में से अगर मैं 38 को घटाऊंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 22, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लगा, आप इसको विद इन सेकेंड बना सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए इसी क्रम में अगर हमें बी का मान पूछ दिया रहता, इसी क्रम में अगर हमें बी का मान पूछ दिया रहता तो यहाँ से देखिए ए धन सी का मान हमें पता है, ए धन सी का मान है दोस्तों आपका 42, तो यहाँ से बी का मान भी हम निकाल सकते हैं 60 माइनस 42, जो भी आएगा आपका बी का मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको सी का मान पूछ दिया रहता तो यहाँ से हम ए धन बी का मान इसमें रख देते तो ये आपका सी का मान निकल जाता, ठीक है। इस प्रकार से आप तीनों का मान निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए का मान, चूंकि हमें ए का मान पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। आपका ऑप्शन है 5%, 20%, 10% और 15%। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसी के साथ दोस्तों आज का यह क्लास आपका बिल्कुल अंतिम प्रयास है। बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा। इसी के साथ आपका मैथ्स का हो गया, चाहे साइंस का हो गया या फिर मैथ्स पेडागॉजी का हो गया, ठीक है, इन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपका सीजी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लास है, तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। कभी भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि आपका 200 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या फिर 50 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से अगर आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका सबसे पहला काम होगा दोस्तों, आपको करना है डाटा को सेम, ठीक है। देखिए इसमें आपको पहला क्या दिया है 50 पैसा, ठीक है, इसमें आपको दिया दोस्तों आपका 50 पैसा। उसके बाद देखिए आपको दूसरा क्या दिया दोस्तों, आपको दिया 5 रुपया, ठीक है, एक दिया आपको पैसा में, एक दिया दोस्तों आपका रुपया में, ठीक है। तो ये जो आपका रुपया दिया है इसको भी हमें या तो पैसा में कन्वर्ट करना है, या फिर ये जो पैसा दिया है इसको हमें रुपये में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये मतलब कितना पैसा होता है दोस्तों, आपका 100 पैसा। तो इसी क्रम में 5 रुपये का कितना पैसा हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 × 100 मतलब ये हो जाएगा आपका 500 पैसा, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 रुपये का 500 पैसा। अब देखिए इसमें ये तो हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन का। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया, आपका 50 पैसा जो है 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा जिसके साथ ये क लगा रहेगा, जिसके साथ ये क लगा रहेगा उसको हम लेंगे दोस्तों नीचे में, ठीक है, जिसके साथ ये क लगा रहेगा उसको हम लेंगे नीचे में। जैसे कि आपका 10 का 20% कितना हो जाएगा, या फिर
100 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसके सामने क लगा रहेगा उसको हम लेंगे नीचे में। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपये के सामने क लगा है तो हम 5 को लेंगे नीचे में। अब यहाँ पर 5 रुपये के हमने 5 रुपये को हमने 500 पैसे में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 500 पैसा। ठीक है, चूँकि हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत में, हमें लाना है प्रतिशत में, इसीलिए प्रतिशत में लाना है तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों 100 से गुणा। तो यहाँ से ये देखिए 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दहम 50, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 10%। मतलब 50 पैसा जो है वो 5 रुपये का 10% होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि आपका दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि अगर कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है, कोई भी अगर कॉफ़ी के रेट में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है, तब की कंडीशन में कोई भी अगर गृहिणी है उसको अपना कितना प्रतिशत कॉफ़ी की यूज को कम करना होगा जिसके लिए उसको अतिरिक्त खर्चा करना ना पड़े। तो फिर बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान, बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला से रिलेटेड प्रश्न है, बनना चाहिए आप सभी से। तो चलिए देखिए, अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप वीडियो को रोक करके बिल्कुल पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए सभी प्रश्न को। उसके बाद अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पास हूँ, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इस प्रश्न में डाउट है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है, ठीक है, कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत कम करना होगा मतलब प्रतिशत में कमी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कमी। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका प्रतिशत में कमी, एक होता है दोस्तों आपका प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, एक होता है आपका प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको प्रतिशत में कमी निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, और प्रतिशत में वृद्धि निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दर हमेशा दिया रहेगा, कभी ये आपको प्रतिशत में कमी या फिर वृद्धि निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको हमेशा दर दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दर आपको दिया है, मतलब ये आर का वैल्यू है। ठीक है, आर बराबर आपको 10% दिया है, तो प्रतिशत में कमी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है आपका आर अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों आर अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100 प्लस आर। ठीक है, चूँकि हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत में, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा यहाँ पर 100 से गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत में कमी। ठीक है, देखिए कमी है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। ठीक है, वृद्धि बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस। मतलब वृद्धि का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आर अपॉन, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस आर। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100। तो इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, प्रतिशत में कमी तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। प्रतिशत में वृद्धि तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या पूछा दोस्तों, प्रतिशत में कमी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसमें हमें क्या पूछा दोस्तों, प्रतिशत में कमी। तो प्रतिशत में कमी वाला फार्मूला देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। आर का वैल्यू हमें दिया गया दोस्तों, कितना दिया है 10। ये हो जाएगा आर का वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, ये हो जाएगा 10 बटे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100 प्लस आर, मतलब 100 धन 10। 100 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 110। ठीक है, एक स्टेप मैं आगे कर देता हूँ, आप इसको समझिएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ से हमारा ये 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद ये हमारा कितना बच गया दोस्तों, ये बच गया हमारा 100/11। ये हमारा कितना बच गया दोस्तों 100/11। और 100/11 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 9 सही 1/11। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 11 नहीं 99, 99 और ये 100, 100/11। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत में, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 9 सही 1/11। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है,
ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो कभी भी अगर आपको प्रतिशत में कमी पूछ दिया जाए या फिर प्रतिशत में वृद्धि पूछ दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो फिर प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, इसको हम समझते हैं कि एक बल्लेबाज है जिसने टोटल 120 रन बनाया। टोटल कितना बनाया भाई, टोटल इसने बनाया 120 रन बनाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के सम्मिलित थे। इसी 120 में से वो जो बल्लेबाज है उसने देखिए 9 चौका लगाया। 9 चौका मतलब दोस्तों 9 गुणी 4, 9 चौक 36 रन, 9 चौक ये 36 रन ये चौका मार करके बनाया। ठीक इसी प्रकार ये 3 छक्का भी मारता है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणी 6, मतलब ये 6 तिया 18, ये 18 रन जो है ये छक्का मार करके बनाता है। ठीक है, 36 रन ये चौका मार करके बनाता है, 18 रन ये छक्का मार करके बनाता है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के, ठीक है, रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। ठीक है, मतलब यहाँ पास ये जो टोटल रन है, ठीक है, टोटल आपका 120 रन है, इसमें से अगर मैं ये 36 रन चूँकि ये चौका मार करके बनाया, 18 रन जिसको ये छक्का मार करके बनाया, इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो जो भी रन बचेगा दोस्तों उसको वो खिलाड़ी जो है वो दौड़ करके बनाया। ठीक है, वो खिलाड़ी जो है बाकी बचे रन को दौड़ करके बनाया, और वही रन जो है कुल रनों का कितना प्रतिशत हो जाएगा ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखिए 36 और 18 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 4, ये हो गया 3 और 2 5। ठीक है, ये हमारा आ गया दोस्तों 54। टोटल रन कितना बनाया उसने, टोटल 120 रन बनाया, उसमें से वो 54 रन को चौका और छक्का मार करके बनाया। ठीक है, 54 रन को वो चौका और छक्का मार करके बनाया। तो अगर मैं 120 में से अगर मैं 54 को माइनस कर दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया 6। ठीक है, ये भी आपका 12 से 6 गया तो ये हमारा यहाँ आ गया 6। ठीक है, मतलब ये 66 रन जो है ऐसा रन है जिसको वो विकेट के बीच में दौड़ करके बनाया। ठीक है, 66 रन को विकेट के बीच में दौड़ करके बनाया। ठीक है, यही 66 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, यही 66 होगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हमें निकालना है प्रतिशत में, मतलब ये जो 66 रन है ये टोटल रन का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ये 66 रन है ये टोटल रन का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास बच गया दोस्तों 66। टोटल रन क्या हो गया, टोटल रन है आपका 120, चूँकि हमें लाना है दोस्तों प्रतिशत में, यहाँ पर हम कर देंगे 100 से गुणा। यहाँ से ये देखिए आपका ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 दूने 12, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक इसी प्रकार ये 2 एकम 2, 2 पंछे 10, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों 11 पंछे 55। कितना आ गया यहाँ पर ये देखिए 11 गुणी 5 करने पर ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 11 पंछे 55 प्रतिशत। ठीक है, मतलब वो जो है एक टोटल 120 रन में से 66 रन को दौड़ करके बनाता है, और ये 66 रन जो है वो 120 का 55 प्रतिशत होगा। ठीक है, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। ठीक है, देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में और बिहार शिक्षक भर्ती में भी आया है। ठीक है, सेम टू सेम, कोई डाटा चेंज किए, सेम टू सेम आपको मान लीजिए फोटो कॉपी करके दे दिया था आपका सीजी टेट में, और बिहार का अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपका एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करके रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए क्या दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन को जिस भी तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ ये सारा तरीका मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है,
कोई हमें अलग मेथड नहीं लगाना, कोई हमें अलग फार्मूला नहीं लगाना। जिस मेथड से हमने सीखा है, शुरू से हमने सीखते आया है, उसी तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन को बनाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। अब देखिए परीक्षा में कुल कितने छात्र थे ये हमें नहीं पता। अब परीक्षा में जो भी छात्र थे उसमें से वो 35% छात्र जो है वो पास हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी अगर आपको डाटा नहीं दिया रहता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हमें हमेशा अपने आप में 100% मान करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा में कुल 100% बच्चे बैठे थे, ठीक है। परीक्षा में कुल 100 बच्चे नहीं 100% बच्चे बैठे थे। अब इसमें से दोस्तों 35% बच्चे पास हो गए, 35% बच्चे पास हो गए, ठीक है। ये जो है पास हो गए। तो देखिए 100 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास बच जाएगा 65%, ठीक है। हमारे पास बच जाएगा 65%। मतलब देखिए 100 में से 35% बच्चे पास हुए तो 65% बच्चे फेल हुए, ठीक है। ये बच्चे जो है वो फेल हो गए और ये जो फेल हुए बच्चों का संख्या हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 455 छात्र फेल हुए हैं, मतलब 65% छात्र फेल हुए, जिसका संख्या कितना है दोस्तों, यह है हमारा 455, चूँकि इसका मान हमें दिया गया है। और हमें निकालना है दोस्तों परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना छात्र दिया है आपको, 455 छात्र दिया है, ठीक है। ये 455 कितना है दोस्तों टोटल 100 में, ये आपका 100 में कितना प्रतिशत है, यह है दोस्तों आपका 65% के बराबर, ठीक है। टोटल कितने प्रतिशत बच्चे थे दोस्तों, टोटल 100% बच्चे थे। इसको हमें सॉल्व कर देना है, फिर हमें मिल जाएगा दोस्तों आंसर। बहुत ही आसान सा ट्रिक था। देखिए ये तो आपका कंसेप्ट था, ये है दोस्तों आपका ट्रिक, ठीक है। यह है आपका ट्रिक, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल से ऊपर से नीचे कटा देना है। तो देखिए अगर इसको मैं 13 से कटाऊँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 पंचे 65, ठीक इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 13 तिया 39, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 13 तिया 39। उसके बाद ये हमारा कितना बच गया, 6 बच गया, ये हो गया हमारा 65। उसके बाद यह हो गया दोस्तों 13 पंचे 65, मतलब यहाँ पर ये 35 हो गया, ये हमारा हो गया दोस्तों 5, फिर से 5 एकम 5 और ये 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नीचे का पूरा कट गया। अब ये ऊपर में क्या बचा दोस्तों, 7 गुणी 100। ऊपर में कितना बचा दोस्तों, 7 गुणी 100। 7 गुणी 100 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 700, ठीक है। ये हमारा आ गया दोस्तों 700 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब दोस्तों एक परीक्षा में अगर 35% छात्र जो है पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, तो परीक्षा में कुल 700 छात्र बैठे थे। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि दिया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलेगा, मैं भी आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात के 2 बजे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसका समझ लेते हैं पूरा बेसिक, ठीक है। हमें सिर्फ हमारा मकसद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस हमारा मकसद दोस्तों क्वेश्चन के बेसिक को समझना है, ताकि हम उसी प्रकार से कई सारे प्रश्नों को बना सकें। अब यहाँ पर देखिए इसका हम बेसिक समझ लेते हैं पहले डिटेल, ठीक है। इसके एक साइड में मैं यहाँ पर से लाइन कर लेता हूँ। देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब दोनों विमा में वृद्धि हो, ठीक है, जब दोनों विमा में वृद्धि हो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दोनों विमा में वृद्धि हो। मान लीजिए देखिए ये जो विमा है ये आपका कहीं भी दे सकता है, आपको दे देगा कि एक वर्ग के लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इसके चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, या फिर एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उस आयत की चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, ठीक है। तो विमा का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए जब दोनों विमा में वृद्धि होगी तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा देखिए कुल प्रतिशत में वृद्धि, कुल प्रतिशत में वृद्धि, ये हो जाएगा दोस्तों कुल प्रतिशत में वृद्धि। ये हो जाएगा देखिए आपका एक बीमा होगा ए, एक बीमा होगा दोस्तों आपका बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में ये हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100,
कब के कंडीशन में? यहाँ पर जब दोनों विमा में वृद्धि हो रही है तब की कंडीशन में कुल प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, अब जस्ट यहीं पर अगर हमें बोल दिया जाए कि जब दोनों विमा में कमी, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया जाए कि दोनों विमा में कमी, तो कमी अगर बोल दिया जाए तो कुल प्रतिशत में कमी। ठीक है, देखिए दोनों विमा में अगर कमी होगा तो जाहिर सी बात है उसके कुल प्रतिशत में कमी आएगा, तो कुल प्रतिशत में कमी। तो कुल प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए अगर वृद्धि में हमने लिया है प्लस प्लस तो कमी में हमें लेना है दोस्तों माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए माइनस का बी, चूँकि यहाँ पर देखिए माइनस का ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस गुणित माइनस, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। ठीक है, ए इंटू बी, यहाँ पर ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल प्रतिशत में कमी। इसी को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हमारा ये किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, माइनस का ये ए इंटू बी, ये हो जाएगा दोस्तों अपॉन में 100। ठीक है, अगर मैं माइनस को बाहर लेता हूँ तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत में कमी। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए दोस्तों कि एक बीमा में वृद्धि या फिर एक बीमा में कमी हो रही है, ठीक है, एक बीमा में वृद्धि या फिर एक बीमा में कमी हो रही है, तब की कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुल प्रतिशत में वृद्धि, कुल प्रतिशत में या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या फिर कमी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक बीमा में वृद्धि हो रही है तो जिसमें वृद्धि होगी उसमें हम लेंगे प्लस, जिसमें कमी होगी दोस्तों उसको हम लेंगे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आपका ए माइनस बी, माइनस का ए इंटू बी अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका ना जाने कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये जो 3 फार्मूला है, इन तीनों फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुल प्रतिशत में वृद्धि आपका फार्मूला ये हो जाएगा, कुल प्रतिशत में कमी आपका फार्मूला ये या फिर ये हो जाएगा, और कुल प्रतिशत में या तो वृद्धि या फिर कमी। ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है। ठीक है, एक बार वृद्धि हुई है और एक बार कमी आई है। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? एक में वृद्धि का, एक में कमी का। अब उसके बाद देखिए इसमें और क्या पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? वृद्धि होगा कि कमी होगा ये हमें नहीं पता, ये हमें पता चलेगा दोस्तों फार्मूला को यूज करके। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिशत में वृद्धि या फिर कमी। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि या फिर कमी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, माइनस का a इंटू बी अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 100। ठीक है, तो इस फार्मूला में हमें रखना है। यहाँ पर देखिए a के जगह में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 20, ये हो गया दोस्तों आपका 20, माइनस का यहाँ पर ये b के जगह में भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 20, यहाँ पर फिर से माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20 गुणित 20, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला प्लस में है, ये वाला आपका माइनस में है, दोनों कट गया। यहाँ से ये ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कट गया। ऊपर में देखिए क्या बचा दोस्तों आपका? ये तो हमारा पूरा जीरो हो गया, 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने 4, और सामने में क्या दोस्तों आपका? माइनस का 4, मतलब 4% का परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन क्या आया दोस्तों? यहाँ पर देखिए माइनस, मैंने अभी आपको बताया था माइनस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का मतलब हो जाएगा आपका कमी। माइनस का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका कमी। मतलब एक आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में अगर 20% की कमी कर दी जाए, तो कुल क्षेत्रफल में जो है 4% की कमी आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, 4% की कमी। तो यहाँ पर ये जो 3 फार्मूला मैंने आपको बताया था, इस तीनों फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या दिया? देखिए एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है। ठीक है, कोई भी एक मिश्र धातु है, उसका 15% हिस्सा तांबा है, तो 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो फिर बनाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास कीजिए। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आज का यह जो मैराथन है, इसमें मैंने एक हो गया दोस्तों आपका लाभ हानि। ठीक है, एक हो गया आपका लाभ हानि, और दूसरा हो गया दोस्तों आपका क्षेत्र मिति। ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्षेत्र मिति। ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं।
ठीक है, इन दोनों से मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, लेकिन यही दो टॉपिक ऐसा है दोस्तों, आपका लाभ हानि हो गया, क्षेत्र मिति हो गया और प्रतिशत हो गया, इन्हीं तीनों टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका खास करके सीजी टेट में आपने देखा होगा क्षेत्र मिति से आपका कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, कोण हो गया, घन घनाभ, ठीक है, बेलन, इन सभी चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों का मैंने ऑलरेडी मैराथन कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, देखिए क्षेत्र मिति का मैराथन मैंने कंप्लीट करा दिया है। लाभ हानि का मैंने देखिए लाभ हानि का जो है 1 से लेकर 7 टाइप में 1 से लेकर 7 टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, और इन्हीं 7 टाइप में पूरा का पूरा लाभ हानि कवर हो जाता है। ठीक है, तो उन दोनों मैराथन का जो है लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप जाके उस मैराथन को जरूर देखिए। उसमें देखिए दोस्तों, जो क्षेत्र मिति है इसको मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया हुआ है, पूरा 0 लेवल से समझाया हुआ है, एक बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या दिया है, अभी हमने इसी प्रकार का प्रश्न सॉल्व किया। तो देखिए क्या दिया है, एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है। ठीक है, तो 60 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों, जो मिश्र धातु है वो भी अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, वो भी अपने आप में 100% रहा होगा, और इसी 100% का जो है 15% हिस्सा तांबा है। ठीक है, इसी 100% का 15% हिस्सा तांबा है। अब इसमें देखिए हमें क्या बोला है, इसी में से 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो हमें प्राप्त क्या करना है दोस्तों, हमें 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। कितने में देखिए हमें प्राप्त करना है 60 किलोग्राम तांबा। ठीक है, और इस तांबा का प्रतिशत कितना है, इस तांबा का प्रतिशत है दोस्तों 15%। ठीक है, और टोटल कितने में हमें ज्ञात करना है दोस्तों, टोटल हमें ज्ञात करना है 100% में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 100। ठीक है, आप देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 15 कम 15, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15 चौक 60। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 × 100 मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 × 100 मतलब ये हो जाएगा हमारा 400। तो उसमें आपका 400 जो है मिश्र धातु की और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका आपका देखिए, क्योंकि ये आपका केजी में दिया है तो इसका आंसर भी आपका केजी में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 400 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों औसत चाल से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्रयास कीजिए, सभी प्रयास कीजिएगा इसको। तो देखिए आपका एवरेज स्पीड से 2 कंसेप्ट बनता है। ठीक है, एक हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पहला कंसेप्ट। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि एक आदमी, ठीक है, वो किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लीजिए वो आदमी जो है इस स्थान पे है, अब वो जाता है यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। कितने की स्पीड में गया दोस्तों, ये गया आपका 4 किलोमीटर, ये गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। ठीक है, मतलब वो जहाँ तक गया बी तक गया, बी से ये वापस लौट आता है उसी स्थान तक। किस स्पीड से लौटता है दोस्तों, यहाँ पर ये 16 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। ठीक है, देखिए एक चाल यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, आपका 4 किलोमीटर पर आवर, एक चाल हो गया आपका 16 किलोमीटर पर आवर। इसमें आप याद रखिएगा दूरी जो है सेम रहेगा। ठीक है, दूरी सेम रहेगा, तब की कंडीशन में दोस्तों आपका औसत चाल क्या हो जाएगा, तब की कंडीशन में आपका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार वो गया, एक बार वो आया, टोटल उसने कितना बार ट्रेवल किया, टोटल उसने 2 बार ट्रेवल किया। 2 × ठीक है, एक को मैं मान लेता हूँ, अगर इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों x, इसको मैं मान लेता हूँ अगर y। ठीक है, एक को मैंने माना है x, एक को मैंने माना है y। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × x × y, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x प्लस y। ये हो जाएगा दोस्तों आपका औसत चाल का फॉर्मूला, मतलब 2xy अपॉन x प्लस y, ये हो जाएगा दोस्तों आपका औसत
चाल, ठीक है, इसी में हमें रखना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 गुणित x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 किलोमीटर, ठीक है, किसी को भी हम x मान लेंगे, किसी को भी हम y मान सकते हैं। तो 2 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 गुणित y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 16 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 धन 16 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा 16 और 4 20, ठीक है। इसको अगर मैं कटा दूँ 4 एकम 4, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 पंछे 20। तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका देखिए 16 दूने 32, ये आ गया आपका 32/5, ठीक है। और 32/5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा देखिए कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 छक्के 30, ठीक है, आपका ये हमारा 2 बज गया दोस्तों, और ये 5 चौक 20, ठीक है। ये आपका कितने बार में गया दोस्तों 6.4। चूँकि हमने निकाला दोस्तों औसत चाल, तो औसत चाल देखिए ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में है, ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए आपका 6.4 किलोमीटर पर आवर किस में दिया गया है, आपका दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए हम देखते हैं इसी में हमारा औसत चाल से एक और प्रश्न। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। देखिए ये आपका थोड़ा सा अलग वाला औसत चाल है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए प्रयास कीजिए सभी बच्चे इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं कि एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है। देखिए यहाँ पर आपका चाल भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो आपका दूरी भी अलग अलग हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए तो हम उसका औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों औसत चाल और क्या होता है, आपका औसत चाल क्या होता है, औसत चाल एवरेज, ठीक है। एवरेज पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एवरेज क्या होता है दोस्तों आपका टोटल डिस्टेंस, हम एवरेज हम औसत कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल, ठीक है, इसको समझते चलिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम, ठीक है। औसत चाल बराबर देखिए क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। चाल बराबर आपका क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपका कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये भी आपका एक औसत चाल होता है। कब के कंडीशन में, जब हमें दूरी अलग अलग दिया हो या फिर समय अलग अलग दिया हो, तब के कंडीशन में, ठीक है, तब के कंडीशन में औसत चाल हमारा ये होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन हमें क्या दिया है कि साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो यहाँ से मैं दूरी निकाल सकता हूँ क्या, देखिए ये तो हमारा टाइम है, ये तो हमारा दोस्तों चाल है, ठीक है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों आपका दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर मैं दूरी निकालूँ, ठीक है, मतलब मैं डी का मान निकालूँ, D1 का मान निकालूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका चाल गुणित समय, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए स्पीड का मान कितने दिया है, यह हमें दिया दोस्तों आपका 10 गुणित टाइम हमें कितना दिया है दोस्तों 2। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितना निकल गया दोस्तों आपका 10 दूने 20, ठीक है। ये आपका कितना निकल गया दोस्तों 10 दूने 20 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार से मैं अगर दूसरा दूरी निकालूँ, एक और दूरी जो कि हमें एक और कंडीशन दिया है, 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं दूसरा दूरी निकालूँ तो यहाँ पर देखिए चाल कितना दिया दोस्तों आपका 13, समय कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 13 एकम 13, ठीक है। हमारा ये सेकेंड दूरी कितना निकल के आ गया 13 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितना निकल जाएगा दोस्तों, टोटल दूरी कितना निकल जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है कुल दूरी, तो हमें यहाँ पर चाहिए दोस्तों कुल दूरी। तो यहाँ पर ये हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका D1 प्लस D2 प्लस D2, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 20 और 13 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 33 किलोमीटर। ये हमारा कितना आ गया 33 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए हमें कुल दूरी मिल गया, हमें ये कुल दूरी ही निकालना था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर देखिए कुल दूरी हमारे पास कितना आ गया 33, कुल दूरी हमारे पास आ गया दोस्तों 33 बटे कुल समय,
कुल समय देखिए हम प्रश्न से ही निकाल सकते हैं। एक समय आपका 2 घंटा, एक समय आपका 1 घंटा, तो कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 घंटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 33/3 घंटा। ठीक है, तो हमारा औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका, ये 3 एकम 3, ये कितने बार में जाएगा 11। तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गया दोस्तों आपका 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि आपका किस में दिया गया है, देखिए ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए औसत चाल जो है 2 तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपका दूरी समान हो, चाल अलग अलग हो, तो उसके लिए औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था। लेकिन दोस्तों अगर आपका दूरी अलग अलग हो, ठीक है, तब के कंडीशन में औसत चाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका औसत चाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया दोस्तों, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, देखिए ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी बनाने का। तो देखिए आपका ये ट्रेन से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो क्यों ना हम पहले ट्रेन का डिटेल ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों आपका ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए 2-3 कंसेप्ट होता है, इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट क्या क्या होता है, इसको आप बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड हमारा पहला कंसेप्ट क्या होता है। देखिए कोई ट्रेन है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है। अब ये जो है किसी आदमी को या फिर किसी खंभे को पार कर रही हो। ठीक है, किसी आदमी को या फिर खंभे को पार कर रही हो। देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दोस्तों दूरी। ठीक है, ये आपका दूरी निकालने के लिए कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें अगर हमें चाल निकालना हो या फिर दूरी निकालना हो, तब के कंडीशन में देखिए अगर आपका ट्रेन जा रही है और ये अगर किसी आदमी को या फिर किसी खंभे को पार करती है, तब की कंडीशन में हम दूरी क्या लेंगे दोस्तों, ये जो ट्रेन का जो भी डिस्टेंस होगा इसी को हम लेंगे दूरी। ये जो ट्रेन का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ पर हमें ये आदमी का या फिर खंभे का डिस्टेंस नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका ट्रेन के सामने बहुत ही कम, बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूरी क्या लेना है दोस्तों, आपका जो भी ट्रेन का डिस्टेंस होता है वो लेना है। ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ये हो गया दोस्तों आपका पहला कंडीशन। इसी में दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसी में दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखिए एक कोई ट्रेन जा रही है इस साइड, एक कोई ट्रेन जा रही है, इसका कोई डिस्टेंस है मान लीजिए D1। ठीक है, इस साइड से कोई एक और ट्रेन आ रही हो। ठीक है, इस साइड से कोई एक और ट्रेन आ रही है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए D2 है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एक साइड का ट्रेन होगा, एक साइड का आपका ट्रेन भी हो सकता है, आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, आपका सुरंग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म सुरंग जो है इन सभी का लंबाई आपका लगभग ट्रेन के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होता है। तब की कंडीशन में हम दूरी क्या लेंगे दोस्तों, तब की कंडीशन में हम दूरी क्या लेंगे, देखिए टोटल डी बराबर हम क्या लेंगे दोस्तों, आपका इन दोनों का दूरी जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जो भी दूरी होगा, इसका भी जो भी दूरी होगा, तो यहाँ पर हम चाल बराबर क्या निकालेंगे दोस्तों, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपका दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका D1 प्लस D2। ठीक है, जब जो है ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या फिर किसी सुरंग को पार कर रही हो, तब के कंडीशन में दोस्तों अगर हमें दूरी निकालना हो तो हम दोनों की दूरी को हम मतलब दोनों के डिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका दूरी वाला कंडीशन। ठीक है, इसी में अगर हमें स्पीड निकालना हो, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसका भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक कोई ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ट्रेन है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक और कोई ट्रेन जा रही है, इसी डायरेक्शन में जो है एक और कोई ट्रेन जा रही है। अब मान लीजिए इस ट्रेन का जो है स्पीड 120 किलोमीटर है।
ठीक है। इस ट्रेन का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन का स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है। देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इस ट्रेन का जो है स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, इस ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। तब की कंडीशन में हमें रिलेटिव स्पीड क्या लेना है दोस्तों? तब की कंडीशन में हमें हमारा रिलेटिव स्पीड मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये ट्रेन है हमारा ए ट्रेन है हमारा बी, ठीक है। मतलब ये जो बी ट्रेन है इसका स्पीड क्या है दोस्तों? 120। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बी ट्रेन है ये ट्रेन ए से कितना ज़्यादा है दोस्तों? मतलब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 20 किलोमीटर पर आवर आगे है। मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा? मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर समान हो, दोनों का डायरेक्शन समान हो तब के कंडीशन में हम स्पीड को क्या कर देते हैं दोस्तों? घटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन अगर समान रहेगा तब के कंडीशन में हम स्पीड को घटा देते हैं। इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों, यहीं पर अगर डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही हो, एक ट्रेन इधर से आ रही हो, एक ट्रेन जो है इधर से आ रही हो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा 100 की स्पीड से आ रही है, कोई भी स्पीड हो, कोई भी स्पीड से अगर आ रही हो, ठीक है। इसका कोई भी आपका मान लीजिए स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है, ये भी आपका 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब दोनों का अगर डायरेक्शन सेम हो, देखिए डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगा तो रिलेटिव स्पीड को हम क्या कर देते हैं दोस्तों? घटा देते हैं। लेकिन डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तब के कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए इसका भी कोई स्पीड होगा, इसका भी कोई स्पीड होगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब दोनों जो है एकदम सट से करके जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहेगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है दोस्तों? डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें जो है डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसमें हम रिलेटिव स्पीड को माइनस कर देते हैं। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहेगा तो उसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना कंसेप्ट समझ लिया तो आपका पूरा ट्रेन से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हो, क्योंकि यही कंसेप्ट से आपका पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप जो है शिक्षक भर्ती का चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर को जा करके देख सकते हो। मैंने आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा समझाया हुआ है और इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। तो चलिए हम आते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेन का भी रफ्तार हमें दिया गया है और आदमी का भी रफ्तार हमें दिया गया है, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन क्या है दोस्तों? सेम है। मैंने अभी आपको बताया था अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तब की कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोस्तों? उसको हम कर देते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर और जो इंसान चल रहा है, जो आदमी चल रहा है, उसका स्पीड क्या है दोस्तों? उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। चूँकि ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तब की कंडीशन में रिलेटिव स्पीड को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 40 माइनस ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 25। मतलब रिलेटिव स्पीड हमारा कितना निकल करके आ गया? तो रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 25 मतलब ये कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा आ गया 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। देखिए ये रिलेटिव स्पीड को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसी को समझाने के लिए ये सारा तामझाम मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से कभी भी अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप ये जो है दूरी, ये आपका ये जो रिलेटिव स्पीड है जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये तो हमें मिल गया रिलेटिव स्पीड। इसमें हमें देखिए और क्या दिया है? इसमें हमें देखिए हमें दिया गया दोस्तों टाइम कितने दिया दोस्तों? 48 सेकेंड, ठीक है। इसमें हमें और क्या दिया दोस्तों? टाइम हमें दिया है 48 सेकेंड। अब उसके बाद देखिए ट्रेन की लंबाई, मतलब इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हमें स्पीड मिल गया, मतलब देखिए चाल मिल गया। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? आपका दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? आपका ये हो जाएगा, मतलब स्पीड बराबर दोस्तों ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से ये दूरी क्या निकल जाएगा? देखिए स्पीड कितना निकला हमें फाइनल? 15 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम हमारे पास कितने दोस्तों 48 सेकेंड, ठीक है, टाइम हमारे पास है 48 सेकेंड। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न में, खास करके आपका चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न में आप यूनिट को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप यूनिट को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड आपका किस में दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ये आपका रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपका सेकंड में है, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन जो भी है वो जो भी ऑप्शन है वो भी आपका मीटर में दिया है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड है इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा तरीका बताया था, इसको हमें देखिए इसको हमें एक्सपांड नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें कर देना है 5/18 से गुणा, ठीक है, हमें कर देना है दोस्तों 5/18 से गुणा। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं कटा देता हूँ 3 5 6 15, ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों 3 छक्के 18, ठीक है, यहाँ पर ये 6 कम 6, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 6 8 48, मतलब यहाँ पर देखिए कितना बचा 5 गुणित 5 गुणित 8, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है, इतना काफ़ी सारा समझाने के लिए यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ गया, तो सॉरी 5 गुणित 5 गुणित ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 8, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 8, मतलब 5 5 25 और ये 25 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 200, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों हमारा 200 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी कंसेप्ट बताया था ये जो आपका ये दूरी से रिलेटेड, ये जो आपका रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड, ठीक है, इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो कंसेप्ट बताया था यहाँ से आप जो है ट्रेन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 है तो इनमें से एक कोण है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या दिया है, एक दिया है, इसमें हमें दिया है दोस्तों संपूरक कोण। इसका भी हम देखिए कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए एक होता है आपका पूरक कोण, एक होता है दोस्तों आपका पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग आपका 90 अंश हो वे दो कोण आपस में पूरक कोण होंगे। मतलब एक कोण मान लीजिए x है, एक कोण मान लीजिए y है, मतलब x तथा y बराबर आपका 90 अंश होना चाहिए। कब के कंडीशन में, पूरक कोण के कंडीशन में। दूसरा होता है दोस्तों आपका संपूरक कोण, दूसरा होता है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण की कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग मान लीजिए एक कोण आपका x है, एक कोण आपका y है, तो दो कोणों का योग आपका 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। यहाँ से भी आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक होता है आपका पूरक कोण, दो कोणों का योग आपका 90 अंश होना चाहिए। एक होता है आपका दोस्तों संपूरक कोण, मतलब दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्न में। देखिए क्या दिया है, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर, तो संपूरक कोणों का योग मान लीजिए दो कोण हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक कोण है x, हमारे पास है एक कोण है y, तो इन दोनों का योग हमारा कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। कब के कंडीशन में, संपूरक कोण के कंडीशन में। अब देखिए इसमें और क्या दिया है कि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया। अगर मैं इसको घटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मान लीजिए इसको मैं जोड़ ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से इसको कटा देना है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ से ये देखिए आपका ये y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2x। तो 2x बराबर देखिए 180 में ऐसे अगर मैं 44 को जोड़ दूँ तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 4 18 4 ये हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये इसको अगर मैं घटा दूँ ये हमारा कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, ये भी हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 2 एक बार में और ये 2 बार में। मतलब ये x का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, x का मान हमारे पास निकल गया 112, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया एक कोण, x का मान 112 अंश, ठीक है। देखिए 112 हमें कहीं ऑप्शन में दिया क्या, नहीं दिया है, मतलब एक और कोण जो दूसरा कोण निकलेगा उसका मान हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो यहीं से अगर मैं निकालना चाहूँ इसी इक्वेशन से, देखिए x का मान है दोस्तों हमारा 112, तो y का मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x के मान में x की जगह में अगर मैं 112 रखूँगा तो y बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 180 माइनस 112। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 में से अगर मैं 112 को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 68 अंश, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका 112 दिया है ऑप्शन में या फिर 68 दिया है, जो भी दिया रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया दोस्तों हमारे पास
ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास ये दोस्तों 68 अंश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, एक होता है आपका पूरक कोण, एक होता है दोस्तों आपका संपूरक कोण। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या दिया है कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना है। ठीक है, तो फिर प्रयास कीजिए इसको बनाने का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका भी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, हमारा मेन फोकस है कंसेप्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे जो है हर प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा है, अंतः कोण का माप कितना है। अब देखिए कभी भी अगर आपको अंतः कोण पूछ दिया जाए, एक होता है दोस्तों आपका अंतः कोण, ठीक है, एक होता है आपका अंतः कोणों का योग। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखेगा। यहाँ पर ये n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर भुजा, जो भी अगर आपको भुजा दिया रहेगा, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, जो ठीक है जो भी भुजा दिया रहेगा वही हो जाएगा आपका n का मान। ठीक है, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, जो भी आपका समबाहुभुज का एक अंतः कोणों का योग। ठीक है, एक अंतः कोण का योग, एक अंतः कोण का योग। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपको दोस्तों पूरे अंतः कोण का योग। अगर हमें एक अंतः कोण का योग पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए n-2, ये तो होता है दोस्तों आपका अंतः कोणों का योग इंटू 180। ठीक है, ये तो होता है आपके अंतः कोणों का योग। अगर हमें एक अंतः कोण का योग पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ पर ये n बराबर अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, इसी प्रकार देखिए इसमें एक और पूछा जाता है, आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बहुभुज के बाहरी कोणों का योग। ठीक है, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग। तो देखिए बहुभुज के बाहरी कोणों का योग, तो देखिए कोई सा भी अगर बहुभुज हो उसके बाहरी कोणों का योग, सभी प्रकार का चाहे जितना भी बहुभुज हो उस बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका हमेशा 360 अंश। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों 360 अंश होता है। अब इसी में देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको और पूछ दिया जाता है, इसी में एक चीज़ आपको और पूछ दिया जाता है, वो होता है दोस्तों आपका विकर्णों की संख्या। वो होता है दोस्तों आपका विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या अगर आपको पूछ दिया जाए, कोई भी अगर आपको बहुभुज दे दिया जाए, पंचभुज, षटभुज, ठीक है, और आपको अगर पूछ दिया जाए कि इसके विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा n इंटू n-3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, n इंटू n-3 अपॉन में 2। तो ये होता है दोस्तों आपके अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। ये होता है दोस्तों आपको एक अंतः कोणों का योग अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये हम अपॉन में और क्या कर देंगे n। बहुभुज के बाहरी कोणों का योग अगर आपको पूछ दिया जाए, बहुभुज चाहे कितना भी हो, तो उन सभी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों 360 अंश होता है। और उसी में अगर आपको विकर्णों की संख्या पूछ दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो आप इस सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहाँ से आपको ना जाने कितना बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमें क्या पूछा दोस्तों, किसी समबाहु पंचभुज में, देखिए इसमें क्या बोला है पंचभुज, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, n बराबर हो जाएगा आपका 5 के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या हो जाएगा। इसमें देखिए क्या बोला है प्रत्येक अंतः कोणों का योग, मतलब हर एक अंतः कोण का मान हमें निकालना है, मतलब एक अंतः कोण का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला और लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए n-2, n बराबर क्या है दोस्तों, n बराबर है हमारे पास 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 - 2, और ये गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में 180 बटे में ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 5 में से अगर 2 को मैं माइनस कर दूँ तो हमारे पास कितने बच जाएगा, 3 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 180, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों बटे में 5। ये हमारे ये कट जाएगा, 5 एकम 5, ये हमारे पास कितने बार में जाएगा दोस्तों 5 × 15, ये कितने बार में जाएगा 5 × 15, 3 बच गया, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 5 × 6 = 30।
मतलब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, देखिए 36 गुणित 5, ठीक है। अगर इसको मैं गुणा कर दूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास ये हमारा 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 36 गुणित 3, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 36 गुणित 3, क्योंकि यहाँ पर ये 3 बचा है, ठीक है। तो 36 गुणित 3 मतलब ये 6 तिया, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 तिया 18 बचा 1, 3 तिया 9, 9 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर 108 अंश, जो कि आपका दिया गया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बिना फार्मूला के बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप इन सभी फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो दोस्तों इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये जो क्लास है इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और वहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। देखिए, किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 230 तथा सिरों की संख्या 60 हो तो हाथी की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है। तो फिर प्रयास कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, x और y मान के, ठीक है। x प्लस वाई बराबर उसके सिरों की संख्या, उसके बाद 4x प्लस 2y बराबर उसके पैरों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम किससे सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, हम 4 पैर वालों से, ठीक है। हम कंपैरिजन करेंगे 4 पैर वालों से, क्योंकि गड़बड़ उसी के साथ होता है, ठीक है। अब तो देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लेग अपॉन 2 माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों हेड, ठीक है। लेग अपॉन 2 माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा हेड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका लेग मतलब ये पैरों की संख्या कितना दिया गया है, पैरों की संख्या में दिया गया दोस्तों 230, पैरों की संख्या में दिया है 230 बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बटे में 2 माइनस हेड मतलब सिरों की संख्या कितना है दोस्तों, यह है हमारे पास 60, ठीक है। यह है हमारे पास 60। तो अगर मैं इसको कटा दूं, ये हमारे कितने बार में जाएगा दोस्तों, हमारा 1 1 5 115 बार में। तो 115 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये देखिए हमारे ये 5 बच गया, ये भी हमारा कितना बच गया दोस्तों 5, मतलब ये कितना बच गया दोस्तों हमारे पास ये 55। अब देखिए जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों ये हमारा रहेगा 4 पैर वाले का, ठीक है। ये हमारा रहेगा दोस्तों हमेशा 4 पैर वाले का। अब यहाँ पर देखिए 4 पैर किसका होगा दोस्तों, ये आपका कबूतर का तो होगा नहीं, मतलब ये 4 पैर किसका होगा दोस्तों, हाथी का। तो इसमें देखिए हमें किसकी संख्या पूछा गया दोस्तों, हमें पूछा गया दोस्तों हाथी की संख्या, ठीक है। तो हाथी की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा हमारा 55, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यह हमें पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो फिर प्रयास कीजिएगा, सभी से बनना चाहिए प्रश्न। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ पर 3 संख्या है, एक संख्या को मैं मान लेता हूँ ए, एक संख्या को मैं मान लेता हूँ बी, एक संख्या को मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% है और 37% है, मतलब ये जो तीसरी संख्या है इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों 100%। ये जो तीसरी संख्या है इसको मैं मान लेता हूँ 100%। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 संख्या इस तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है, मतलब 30% अगर मैं कम करूँ तो ये ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 70, ठीक है। अगर मैं 30% कम कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 70। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बी का मान को अगर मैं 37% कम कर दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 63। तो अब यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या बोला है, कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। मतलब दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रतिशत में कमी, मैंने अभी आपको क्या बताया था दोस्तों, प्रतिशत में कमी। ये हम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ से देखिए 70 में से अगर मैं 63 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा दोस्तों 7। ठीक है, तो प्रतिशत में कमी मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 7। अब यहाँ पर ये देखिए हमने जिससे माइनस किया उसको हम लेंगे, मतलब ये 7 बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 70। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा में 100। इस प्रकार से आप प्रतिशत में कमी या फिर प्रतिशत में वृद्धि निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए आपका प्रतिशत में कमी या फिर वृद्धि का फॉर्मूला लगभग हर जगह सेम होता है। ठीक है, लगभग हर जगह सेम होता है, बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं घटा दूँ 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 7 दहम 70। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके 10 एकम 10, यहाँ पर ये भी आपका 10 दहम 100, मतलब ये कितना बच गया दोस्तों, कुल प्रतिशत में कमी। यह आपका प्रतिशत में कमी कितना आ गया दोस्तों, प्रतिशत में कमी मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10%। ठीक है, प्रतिशत में कमी मतलब आपका कितना आ गया दोस्तों 10%, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 5:11, तो A अनुपात B अनुपात C का मान हमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी से बनना चाहिए। सभी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। चलिए देखिए इसको बनाते हैं हम। क्या दिया है, देखिए क्या दिया दोस्तों, A अनुपात B बराबर 7:9 है। ठीक इसी प्रकार देखिए इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए क्या दिया है, A अनुपात B बराबर ये हमें दिया दोस्तों 7:9। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए B अनुपात C हमें और क्या दिया दोस्तों, B अनुपात C बराबर कितना दिया है 5:11। ठीक है, ये डाटा हमें दिया गया है। तो हमें निकालना है दोस्तों A अनुपात, सॉरी ये आपका स्मॉल है, A अनुपात B अनुपात C, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका, इसको निकालने का ट्रिक क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप पहले अनुपात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहे आपका 3 अनुपात पूछ दिया जाए, चाहे आपका 4 अनुपात पूछ दिया जाए। मान लीजिए इसी प्रश्न में अगर आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D करके पूछ दिया जाता तब भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिक। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, A अनुपात B बराबर 7:9 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A अनुपात B बराबर 7:9 है। जो वैल्यू हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। A अनुपात B बराबर आपका क्या दिया दोस्तों, आपका देखिए 7:9। A के जगह में हमने लिखा 7, B के जगह में हमने लिखा 9। उसके बाद देखिए आपको और कौन सा वैल्यू दिया है, B अनुपात C। ठीक है, मतलब B का वैल्यू कितने दिया है दोस्तों 5, तो इसको हम लिखेंगे B के नीचे में। ठीक है, B के नीचे में हम लिखेंगे दोस्तों 5, और अनुपात में C का वैल्यू कितना है दोस्तों 11, तो हम C के नीचे में लिखेंगे हम 11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 5 की सीध में ये 11 लिखेंगे, यहाँ पर हमें नहीं लेना है क्योंकि आपके सेकेंड स्टेप में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने वाला जगह खाली है, इसके सामने वाला जगह खाली है। जिसके सामने वाला जगह खाली रहेगा हम उसी वैल्यू को उठा करके वहाँ रख देंगे। मतलब ये 9 के सामने वाला जगह खाली है तो ये 9 को उठा करके अगर मैं यहाँ पर रख दूँगा तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक इसी प्रकार 5 के सामने वाला जगह खाली है तो ये 5 को मैं अगर उठा करके रख दूँगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपको होता है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम इसका टोटल अनुपात निकालेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा देखिए 7×5 ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 35, 7×5 35 अनुपात ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 5×9 45। ठीक है, अनुपात ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 11×9 99। ठीक है, 11×9 99। अगर ये तीनों जो है कोई समान संख्या से कटेगा तो उसको हम कटा देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कितना हो गया 35:45:99, जो कि आपका किस में दिया गया दोस्तों, आपका देखिए 35:45:99, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये सभी ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। देखिए 2 के पावर में दोस्तों 50 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 के पावर में या फिर 3 के घात में 40 है, 4 के घात में 30 है, 5 के घात में 20 है। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो फिर बनाइए इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी से बनना चाहिए।
यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाकर ये कैसे बनेगा। देखिए क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया दोस्तों, आपका 2 के घात में 50 है। ठीक है, देखिए कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें या तो आधार को समान करना है या तो दोस्तों हमें घातों को समान करना है। ठीक है, या तो हम आधार को समान करने की कोशिश करेंगे या तो हम घातों को समान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आधार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर ये आधार तो समान होने का कोई चांस नहीं है, तो हम करेंगे दोस्तों घातों को समान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम घात को किस प्रकार से समान करेंगे। 2 के घात में 50 है, 2 के घात में 50 है दोस्तों। तो इस 50 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 5 और ये पूरे के घात में दोस्तों 10। ठीक है, मतलब ये 5 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों, a का पावर m और ये पूरे का पावर n बराबर ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम a को एक बार लिखते हैं, ये हो जाता है दोस्तों आपका m इंटू n। ये होता है आपका m इंटू n। ये हमने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हम घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये देखिए 2 के घात 5 और ये पूरे के घात में 10 है। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 धाम 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 धाम 50, मतलब 2 के घात 50। मतलब 2 के घात 50 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसी रूप में हम 3 के घात 40 को कैसे लिखेंगे। तो इसको मैं देखिए 3 के घात 4 और ये पूरे के घात 10 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 के घात 4 और ये पूरे के घात 10 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार 4 के घात में अगर 30 है तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूँगा दोस्तों, इसको मैं लिखूँगा 4 के घात 3, इसको मैं लिखूँगा 4 के घात 3 और ये पूरे के घात में क्या हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार में ये हमारा हो जाएगा देखिए 5 के घात 20 है। तो ये हमारा, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ 5 के घात 2 और ये हो जाएगा दोस्तों पूरे के घात में 10, मतलब ये 10 दूने 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सभी जगह घात जो है समान रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये घात 10 है, यहाँ पर भी आपके ये घात 10 है, यहाँ पर भी आपके ये घात 10 है, यहाँ पर भी आपके ये घात 10 है। ठीक है, हमें जो है घात, सभी का घात जो है समान रूप से मिल गया। अब ये घात की ये जो ब्रैकेट के अंदर में, इसको हम एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये 2 का घात 5 है, मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 5 बार गुणा करने पर ये हमारा कितने बार में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, हमारे 3 और 2 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, मतलब 2 के घात 5 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 32, 32 के घात में 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 3 का घात 4 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, 9 नहीं है, ये हमारा कितना आ जाएगा 81। ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 81 और इसके घात में क्या हो गया 10। ठीक इसी प्रकार 4 के घात 3 करने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 64। ये हमारा आ गया 64 के घात में 10। ठीक इसी प्रकार दोस्तों 5 के घात में 2, 5 के घात 2 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 25 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25 के घात में 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी का घात जो है समान हो गया। अब ये हमारा सबसे छोटा सबसे बड़ा, हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी का घात जो है समान है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही वैल्यू हमारा सबसे छोटा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों में देखिए किसका आधार सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे 81 के घात 10 वाला सबसे ज़्यादा है। तो 81 के घात 10 ये आपका किसको सॉल्व करने पर आया दोस्तों, ये आया आपका 3 के घात 40 को सॉल्व करने पर। ठीक है, ये आया 3 के घात 40 को सॉल्व करने पर। मतलब देखिए इसमें क्या पूछा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या निकल करके आ गया दोस्तों, ये हमारा निकल करके आ गया 340। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहीं पर अगर हमें सबसे छोटी संख्या पूछ दिया होता तो यहाँ पर देखिए हम आधार को देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यह है दोस्तों आपका 25 के घात में 10। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे छोटी संख्या निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये 25 के घात 10 आपका किसको सॉल्व करने पर आया दोस्तों, तो ये आया हमारा 5 के घात में 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 के घात 40, जो कि दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये रहे दोस्तों आज का हमारा टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपने टोटल कितना नंबर स्कोर किया, आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, आपका शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर CG टेट के लिए हो,
आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो को जो है दूसरे ग्रुपों में दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इसी के साथ दोस्तों आपका जो भी मैराथन क्लास है और ये आपका लाभ हानि हो गया और ये क्षेत्र मिति वाला चैप्टर का जो मैराथन क्लास है, इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जा कर के सभी मैराथन को देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगर आपने हमारा पूरा मैथ्स का क्लास देख लिया तो आप सीजी टेट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।